तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका HHM, जो कि सिविल ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर में आता है। ठीक है, डिप्लोमा का यह एक सब्जेक्ट है HHM, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, यानी कि द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, इसे शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, HHM। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। ठीक है, तो हम लोग इसके पूरे सिलेबस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और जो भी PDF होगा मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ से डाउनलोड करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट को पूरा वीडियो बनाऊं और सभी चैप्टर को आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूं। देखिए, ये सब आपका नोट्स में तैयार किया हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, और आज मैं कोशिश करूंगा कि पहला चैप्टर समाप्त भी कर दूं पढ़ाकर, और थोड़ा सिलेबस के बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, HHM जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेई के हिसाब से भी, SSC जेई के एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी आपका जो है द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं आपके जेई में कि इस द्रव के फ्लूइड के गुण के बारे में पूछ देगा, कोई मशीन दे देगा द्रव चालित मशीन और उसके बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं और अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, और जो भी समझ में ना आए कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और नया चैनल है तो आप कृपया सपोर्ट करें, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो देखिए, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका पहला होगा परिचय, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन क्या है चैप्टर आखिर। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, दूसरा आपका चैप्टर होगा तरल पदार्थों के गुण। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि फ्लूइड के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका चैप्टर होगा द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है, जिसमें आपको दाब के बारे में बताया जाएगा कि शीर्ष दाब कहाँ होता है। ठीक है, संपूर्ण दाब कितना होता है, कहाँ कैसे प्रेशर होता है। ठीक है, और फिर चौथे में बताया जाएगा दाब का मापन, यानी उस दाब का मापन कैसे करेंगे। ठीक, पांचवा चैप्टर आपका होगा मौलिक द्रव प्रवाह। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, यानी कि द्रव जब प्रवाह करेगा उसके मौलिक यानी कि फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। छठा चैप्टर आपका होगा ऑरिफिस। ठीक है, ऑरिफिस क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आप सॉरी, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑरिफिस। ठीक है, जिससे कि एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। और पहला जो परिचय है, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका 5 नंबर में। ठीक है, तो आज आपका 5 नंबर आज ही क्लियर करा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सातवां आपका है चैप्टर नालों में प्रवाह। ठीक है, नलों में प्रवाह, फ्लो थ्रोट पाइप्स। ठीक, यानी कि पाइप में प्रवाह कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है। अब देखिए, आगे है आपका आठवां चैप्टर प्रवाह मापन। ठीक है, फ्लो मेजरमेंट, यानी कि जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में क्या है फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में क्या हो रहा है हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपके 8वें चैप्टर में। ठीक है, और मेरा कोशिश यही रहेगा कि एक चैप्टर का जो वीडियो हो वो एक ही लेक्चर में बनाया जाए। ठीक है, ताकि कई सारे वीडियो हो जाने पर थोड़ा समस्या होता है। ठीक है, बच्चों को पढ़ने में। अब देखिए, आपका चैप्टर है अगला 9 नंबर, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग खुली चैनल में प्रवाह। ठीक है, फ्लो थ्रोट ओपन चैनल। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई खुला नाली वगैरह हो तो उसमें पानी कैसे प्रवाह करता है, प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक, और 10वां चैप्टर आपका होगा द्रव चालित मशीनें, यानी हाइड्रोलिक्स मशीन, कौन कौन सी मशीनें होती हैं द्रव चालित। ठीक है, और 11वां चैप्टर आपका है द्रव इंजीनियरिंग प्रयोगशाला कार्य, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, जिस प्रयोगशाला यानी कि जो इसका प्रैक्टिकल होगा वो इसके लिए है। ठीक है, द्रव इंजीनियरिंग इसके लिए है। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, तो चैप्टर का आपका नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर को ही पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर चैप्टर में कहा क्या गया है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट को
क्या मतलब उसकी परिभाषाएं वगैरह क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम उन्हें ही समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए आपका पहले हाइड्रोलिक्स, ठीक, और दूसरा वर्ड है हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोलिक्स आखिर होता क्या है। तो देखिए विज्ञान की एक शाखा है, ठीक। द्रव इंजीनियरिंग जो है हाइड्रोलिक्स, वह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रवों की यांत्रिकी गुणों, द्रव के प्रवाह और द्रव चालित मशीनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं द्रव इंजीनियरिंग। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों के यांत्रिकी गुणों, द्रवों के प्रवाह एवं द्रव चालित मशीनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक है, द्रव इंजीनियरिंग। तो आपके ये पेपर में पूछा भी जाता है कि द्रव इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, यानी हाइड्रोलिक्स किसे कहते हैं, वाइबा में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल जो होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका अन्य नाम की बात किया जाए तो अन्य नाम है इसका क्या, शक्ति विज्ञान, द्रव शक्ति विज्ञान, ठीक है, यानी कि फ्लूइड पावर साइंस, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोलिक्स क्या है। अब देखिए द्रव चालित मशीनें, यानी कि आपका अगला चैप्टर का नाम था HHM, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक। तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन क्या है। तो ये आपका जो हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक, वो मशीन होते हैं जो कि कम बल लगाकर अधिक भार उठाने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया है ये जो भी मशीन है हाइड्रोलिक्स यानी कि द्रव पर चलती हैं, ठीक। जैसे आपका JCB हो गया, ठीक, हाइड्रोलिक रैम हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया, प्रेस, ठीक, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक पिस्टन हो गया, पंप हो गया, ठीक। तो जो भी मशीन है आपके फ्लूइड यानी कि कम बल लगाकर अधिक भार उठाने जैसे भी होता है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक्स क्या होता है, पंप लगा होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगाकर क्या किया जाता है, उसे उठाया जाता है भारी भारी सामानों को, ठीक, बिल्डिंग वगैरह भी तोड़ देते हैं उससे। तो ये सब कैसे होता है, उस पे मशीन में उतना थोड़ी पावर रहता है कि किसी को भी ढा देगा, उसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उस पर प्रेशर लगाया जाता है, ठीक। आगे सब मैं बताऊंगा कि कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। तो द्रव चालित मशीनें अभी आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोलिक्स मशीन क्या होती हैं। तो वे मशीनें जिस पर कम बल लगाकर क्या अधिक भार उठाया जा सकता है तथा जिसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है, तरल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव चालित मशीनें कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है तरल, यानी कि फ्लूइड क्या है, ठीक। कभी से हम लोग फ्लूइड फ्लूइड कर रहे हैं, आखिर फ्लूइड्स होता क्या है। तो देखिए सामान्य तापमान पर फ्लो की क्षमता रखता है फ्लूइड, ठीक है, सामान्य तापमान पर क्या करता है, फ्लो करने की क्या करता है, क्षमता रखता है, सामान्य तापमान पर फ्लो की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, ठीक। थोड़ा एक की सॉरी थोड़ की बल लगाने पर डिफॉर्म होता है, थोड़ नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा है, ठीक है, यानी थोड़ा ही बल लगाने पर क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। जिसे डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि अपनी अवस्था को बदल लेता है, ठीक है, सॉरी अवस्था नहीं मतलब अपनी स्थिति को। जैसे मान लीजिए लिक्विड रखा है, ठीक, एक मिनट, आपका इस बर्तन में क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक। इस पर थोड़ा ही आप अपना हाथ स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से थोड़ा थोड़ा जल क्या होगा, हट जाएगा, ठीक। यानी कि थोड़ा ही बल लगाने पर क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, यानी कि अपनी क्या करता है, स्थिति को बदल लेता है, ठीक, उसे तरल कहते हैं। आप वातावरण में देख लीजिए, हवा जो है, हवा हवा भी एक प्रकार का क्या है, तरल है, उससे आप फूकेंगे, फूक मारेंगे तो क्या होगा, वहाँ से उसके कण जो है विस्थापित हो जाएंगे या हट जाएंगे, ठीक है, तो इसे कहेंगे तरल, ठीक। तो देखिए अब इसका आकार जो होता है तरल का वो अनिश्चित होता है, ठीक, इसका जो आकार होता है फ्लूइड्स का वो अनिश्चित होता है, ठीक। तो फ्लूइड आप लोग समझ गए कि जिसका सामान्य तापमान पर फ्लो की क्षमता रखता है, यानी बहने की क्षमता रखता है, और थोड़े ही बल लगाने पर क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, और उसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, तो उसे क्या कहेंगे, तरल कहेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको तरल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका वर्गीकरण, ठीक, इसका वर्गीकरण भी यहीं पे कर दिया हूँ। इसका वर्गीकरण जो है हम 3 आधार पे कर सकते हैं, ठीक, इसका वर्गीकरण जो है आपका 3 आधार पे किया जा सकता है, ठीक ना।
तो देखिए पहला जो है वह संपीड्यता के आधार पर, दूसरा जो है वो व्यवहार के आधार पर, और तीसरा जो है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। ठीक है, आपको आगे बताऊंगा न्यूटन का श्यानता नियम क्या है। ठीक है, तो आपका इस चैप्टर में तो न्यूटन का श्यानता नियम नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, न्यूटन का श्यानता नियम। ठीक, तो देखिए संपीड्यता के आधार पर क्या इतना है। तो संपीड्यता के आधार पर जो है तरल को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो द्रव और दूसरा गैस वाष्प। ठीक, तो लिक्विड और गैस के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, संपीड्यता के आधार पर फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो देखिए द्रव जो होता है वो असंपीड्य होता है, यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, यानी कि क्या कर सकते हैं, आप द्रव को ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं। ठीक, दबेगा नहीं, इसीलिए ना हाइड्रोलिक्स मशीनें कार्य करती हैं, क्योंकि ज़्यादा दबता नहीं है। और यहाँ पर पतला पाइप लगा देंगे, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक मिनट, यहाँ पर मान लीजिए आपका इतना लिक्विड है और इतना एक छोटा सा पाइप है। ठीक, और आप खूब पिस्टन से क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में उठेगा। ठीक, तो जब ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ऊपर उठेगा, क्योंकि इधर फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में भरा है इसमें, और ये आपका जो है पतला सा एरिया है इसमें, तो इसमें से आप थोड़ा सा पिस्टन यहाँ से लगाकर और थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इसको, तो यह क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, इसको प्रेशर करेंगे, और ये आपका है क्या, एक हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा है और इस पे पिस्टन है, आप इसमें थोड़ा सा बल लगाएंगे और ये एक पतली नली है, तो इसमें से क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि कम बल लगाकर ज़्यादा कार्य किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं संपीड्यता के आधार पर क्या, वर्गीकरण। तो देखिए लिक्विड जो होता है, अभी मैं बताया आपको कि जो फ्लूइड है, ठीक, यानी सॉरी लिक्विड जो है आपका वह क्या होता है, तो असंपीड्य होता है। ठीक, जो लिक्विड आपका होता है वह असंपीड्य होता है, और गैस वाष्प क्या होता है, वह संपीड्य होता है, यानी कि क्या कर सकते हैं, इसको कम दबाया जा सकता है। यानी गैस है, उसको दबाते जाइए तो क्या होगा, लिक्विड बदल जाएगा लिक्विड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एलपीजी जो गैस है, तो वो गैस है, लेकिन जब उसको सिलेंडर में कंप्रेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक, और जैसे ही हम लोग उसे रेगुलेटर से खोलते हैं उसको, तो क्या होता है, गैस निकलने लगता है। ठीक है, लिक्विड गैस में बदलने लगता है। तो ये होता है क्या, गैस, यानी गैस को क्या कर सकते हैं हम लोग, दबा सकते हैं। ठीक, अब देखिए व्यवहार के आधार पर, यानी व्यवहार के आधार पर क्या, वर्गीकरण तरल का, तो इसके आधार पर दो प्रकार से बांट सकते हैं, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो आगे मैं आपको सब बताऊंगा विस्तार से। अब तीसरा देखिए न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर, तो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए सब आराम आराम से हम लोग पढ़ते चलते हैं, और वीडियो अगर जो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने कॉलेज के ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब देखिए संपीड्यता के आधार पर, ठीक, पहला आधार जो था आपका वो संपीड्यता के आधार पर बांटा गया था तरल को। ठीक है, तो देखिए संपीड्यता के आधार पर क्या है, तरल दो प्रकार से बांटे थे हम लोग, द्रव और गैस। ठीक, तो देखिए द्रव को क्या, दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, यानी इनकम्प्रेसिबल होता है। तो अगर जो आपके पेपर में आता है कि तरल को कितने आधार पर बांटा गया है, तो आप बता सकते हैं कि तीन आधार पर बांटा गया है। पहला तो संपीड्यता के आधार पर, दूसरा आपका उसके गुण के आधार पर, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, और तीसरा न्यूटन की श्यानता के नियम के आधार पर। ठीक है, तो तीन आधार पे बांट सकते हैं, और तीनों को क्या दो दो आधार पे बांट सकते हैं, दो दो प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, जिसमें संपीड्यता के आधार पर हम दो प्रकार से बांटे हैं, द्रव और गैस। तो द्रव क्या होता है, दबा नहीं सकते हैं इसे। ठीक, इसका घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और इसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, यानी 1 लीटर आप रखे हैं तो वह 1 लीटर के बर्तन में रखेंगे आप इसको, लिक्विड को, तो वह आ जाएगा। ठीक, वही गैस है, तो अगर जो 1 लीटर गैस है तो उसके लिए एक पूरा घर भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, और उसको एक छोटा सा क्या बोलते हैं, छोटे से सिलेंडर भी ज़्यादा उसके लिए है, क्योंकि दबा देंगे अगर जो, तो इसका जो होता है आयतन निश्चित नहीं होता है गैस का। ठीक है, और इसका घनत्व तो भी कम होगा, इसको दबा भी सकते हैं। ठीक, गैस का इसका फ्री सरफेस नहीं होता है। कहने का मतलब ये
कि जैसे देखिए लिक्विड जो ये है लिक्विड, ठीक, जो ये लिक्विड है आपका, ये जो बाल्टी में रखा हूँ मैं, इसका जो है एक फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब कि ये जो है आपका ऊपर वाला सिरा एक मुक्त है, ठीक। लेकिन कि गैस में क्या होता है, गैस में इसमें कोई फ्री सरफेस क्या नहीं होता है। कहने का मतलब कि गैस को आप वातावरण में छोड़ दीजिए तो इसका कहीं सरफेस से फ्री नहीं दिखेगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्री सरफेस नहीं होता है गैस में, और लिक्विड में क्या होता है, फ्री सरफेस पाया जाता है, ठीक। और देखिए लिक्विड जो होता है, लिक्विड को तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, ठीक। लेकिन गैस के तापमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक। यानी कि गैस को आप गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा, ठीक। लेकिन लिक्विड जो है उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया संपीड्यता के आधार पर। तो व्यवहार के आधार पर जो है फ्लूइड को है वह दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो पहला रियल फ्लूइड और दूसरा है आइडियल फ्लूइड, ठीक है। यानी रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड दो प्रकार के क्या होते हैं, तरल होते हैं। ये किस आधार पे बांटा गया है आपका, तो ये दूसरे आधार पे बांटा गया है फ्लूइड को, ठीक है, यानी व्यवहार के आधार पर। तो देखिए रियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड, ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा। तो देखिए रियल फ्लूइड जो होता है, जो रियल फ्लूइड होते हैं उनमें क्या होता है, श्यानता का गुण होता है, ठीक है। श्यानता आपको ये सभी जो है आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। श्यानता जो होता है वह द्रव का एक गुण होता है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी द्रव का क्या गाढ़ापन का पता लगाया जाता है, ठीक है, वही श्यानता होता है। जिसकी श्यानता अधिक रहेगी वह क्या होगा, उतना गाढ़ा होगा। तो देखिए रियल फ्लूइड जो होता है, जो रियल फ्लूइड होता है उसकी श्यानता क्या होती है, उसमें श्यानता होती है। लेकिन जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें श्यानता नहीं होती है, ठीक है, जो कट मारा हूँ इसका मतलब नहीं होता है। अब देखिए रियल फ्लूइड जो होता है उसमें पृष्ठ तनाव होता है, यानी सरफेस टेंशन होता है। लेकिन वही बात किया जाए आदर्श तरल की, तो आदर्श तरल यानी कि आइडियल फ्लूइड में पृष्ठ तनाव नहीं होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन नहीं होता है। अब बात करूँ वास्तविक तरल की यानी कि रियल फ्लूइड की, तो इसका अन्य नाम क्या है, विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड भी कहते हैं, यानी श्यान तरल, ठीक है। इसके कण के विस्थापन में क्या प्रतिरोध लगता है, यानी जब कोई तरल गाढ़ा रहेगा तो उसमें कोई कण को विस्थापित करेंगे तो कोई बल लगेगा, प्रतिरोध लगेगा। अगर जो किसी फ्लूइड गाढ़ा नहीं है, कहने का मतलब कि वह क्या है, पतला है बिल्कुल, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध नहीं लगेगा कण के विस्थापन में, ठीक है। वैसे ब्रह्मांड में अभी तक कोई रियल फ्लूइड है ही नहीं, लेकिन मान लिया जाता है कि क्या वायु जो है वह रियल फ्लूइड है, ठीक है। वायु को मान लिया जाता है, जल को मान लेते हैं, ठीक है, ये सब क्या मान लेते हैं इन्हें आइडियल फ्लूइड। लेकिन क्या होता है इनके में भी श्यानता होता है, ठीक है। सबसे जो आइडियल फ्लूइड माना जाता है वो वायु का माना जाता है, ठीक है। लेकिन वायु में भी क्या होता है, कण होते हैं, वायु का भी प्रतिरोध होता है, ठीक। तो वैसे ब्रह्मांड में कोई है नहीं, लेकिन माना गया है वायु को, ठीक है, कि आदर्श तरल के जो होता है वो वायु होता है, ठीक, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर होता है। और वही अगर जो आप देखिए, आप अगर जो हवा में दौड़ेंगे यानी कि फील्ड पे हवा के संपर्क में, तो आप तेज़ी से दौड़ेंगे। वही अगर जो आपको पानी में बोल दिया जाए दौड़ने को, तो आप पानी में क्या नहीं दौड़ पाएंगे उतने स्पीड से जितने स्पीड से आप क्या हवा में दौड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हवा में क्या होता है, उतना प्रतिरोध नहीं लगता है जितना कि जल में लगता है प्रतिरोध, ठीक है, जितना कि जल में लगता है। अगर जो आप मैं आपको यही बता दूं बात एक, कि जल में जो होता है, जल को आप कभी देखे होंगे तो ऐसे डाट डाट करके दिखाया जाता है, ठीक, ऐसे डाट डाट लाइन से। ऐसा क्यों, ऐसे ही क्यों दिखाया जाता है जल को, कभी आपने सोचा है? आगे मैं बताऊंगा इसको। जल जो होता है कई परतों के रूप में होता है, ठीक, एक नहीं परत होती हैं, कई सारे परतें होती हैं जल में। तो कई सारे परतों से मिलके जल बहता है, ठीक है। तो अगर जल का जो प्रवाह होगा वो कई परतों में होगा। तो आगे मैं बताऊंगा कि किस परत का प्रवाह भी अधिक होगा और किस परत का प्रवाह कम होगा, ठीक है। तो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आपका तीसरा टॉपिक है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर, ठीक। तो न्यूटन की श्यानता के नियम के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तरल को दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है।
तो वे फ्लूइड जो न्यूटन के न्यांता समीकरण जो न्यूटन के श्यानता समीकरण के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, श्यानता समीकरण में आपको बताऊंगा आगे है। ठीक, यानी कि कर्तन और वेग प्रवणता में जो रिलेशन वो है न्यूटन का श्यानता समीकरण वही बताता है। ठीक है, कर्तन प्रतिबल और वेग प्रवणता में तो आपको अगले चैप्टर में मिलेगा किसमें, तो द्रव के जो गुण है। ठीक है, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का श्यानता समीकरण। ठीक है, तो देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वे फ्लूइड होते हैं जिनमें कर्तन प्रतिबल जो होता है वो वेग प्रवणता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या कर्तन प्रतिबल जो होता है वह कर्तन विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कर्तन प्रतिबल क्या है। तो देखिए ये एक मान लीजिए कि आपका प्लेट है। ठीक, और आपका ये एक दूसरा प्लेट है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या किए हैं, एक कुंजी के द्वारा क्या हम लोग किए हैं, बांधे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, कुंजी एक लगाए हैं। ठीक है, यानी कि इसको किसी तरह से हम लोग क्या किए हैं, चिपकाए हैं। ठीक, ये इतना इस पे ओवर है और ये इस पे इतना ओवर है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों को जब हम इधर एक बल लगाकर इस प्लेट को इधर और इस प्लेट को इधर बल लगाएंगे, या इस प्लेट को, एक मिनट, या इस प्लेट को इस साइड और इस प्लेट को इस साइड लगाएंगे बल, तो इसके बीच में जो एक लगा है कुंजी, ठीक, इस पर एक बल लगेगा तो उसे कहेंगे कर्तन बल। और जो उस कुंजी से रिएक्शन निकलेगा, ठीक है, जो इस कुंजी से रिएक्शन निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, कर्तन प्रतिबल। ठीक है, और वेग प्रवणता क्या है, तो वेग प्रवणता में आपको अगले चैप्टर में बने विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि उसमें आपका जो है वेग प्रवणता या एक फ्लूइड का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज होता है। तो ये क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फ्लूइड जो है वह फ्लो कर रहा है। ठीक, तो ऊपर के तरल का जो होता है वेग वह नीचे वाले तरल के वेग से अधिक होता है। ठीक, तो इसी का अंतर होता है इसके बीच की दूरी के सापेक्ष। ठीक है, तो आगे आपको अच्छे से मैं बताऊंगा वेग प्रवणता क्या है। अभी आप इतना ही समझिए कि न्यूटन के श्यानता के नियम के आधार पर जो है वह फ्लूइड को दो प्रकार से बांटा गया है, एक न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूटन के जो श्यानता समीकरण का पालन करेगा, यानी कि कर्तन प्रतिबल जो है वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती रहेगा, तो उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। और वे फ्लूइड जिसमें कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के क्या अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगा, यानी न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करेगा, तो उसे न्यूटन के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, देखिए वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता को आप इतना ये भी समझिए कि वेग परिवर्तन अपान में दूरी को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और आगे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा वेग प्रवणता क्या है, इसका फार्मूला भी मैं बताऊंगा, और फार्मूला इसी पे श्यानता समीकरण है वेग प्रवणता पे। ठीक है, तो आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। अब आपका ये अंतिम है टॉपिक कि तरलों का कर्तन प्रतिबल और वेग प्रवणता में क्या, मध्य रेखा में क्या है, रेखा के चित्र देखिए। ठीक है, इससे आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक, अगर जो आपके पेपर में आता है तो भी ठीक, अगर जो ना आए तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर जो आपको अच्छा लगे कि कोई प्रश्न में अगर जो लग रहा है कि इसको ऐड कर दूंगा तो आपके प्रश्न की खूबसूरती क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि यह कर्तन प्रतिबल है, ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला, ये आपके कर्तन प्रतिबल को डिनोट करता है, और ये वाला जो आपका लाइन है वो वेग प्रवणता को, ठीक, यहाँ पर दिखा रहा है ना वेग प्रवणता, और इसमें है कर्तन प्रतिबल। ठीक, तो देखिए आदर्श ठोस जो होता है, यानी जो ठोस होता है, लोहा, लकड़ी, ये सब मान लीजिए ठोस, तो इसमें क्या होता है, वेग प्रवणता नहीं होता है। यानी कि लकड़ी क्या फ्लो करेगा, नहीं करेगा, लोहा फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं, आदर्श ठोस होते हैं, यानी इसमें केवल क्या होता है, कर्तन प्रतिबल लग सकता है। ठीक, इसमें केवल कर्तन प्रतिबल होता है, इसलिए कि इसका ग्राफ जो है बिल्कुल सीधा है, क्योंकि इसका वेग प्रवणता जो है बिल्कुल जीरो होता है। ठीक, अब देखिए आदर्श प्लास्टिक जो है, आदर्श प्लास्टिक तरल जो है वह क्या होता है, कुछ दूरी तक क्या होता है, इसका वेग प्रवणता क्या होता है, कुछ दूरी तक क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ दूरी तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है,
कुछ दूरी तक शून्य है वेग प्रवणता। और इसके बाद क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है, उसके बाद से क्या हो रहा है, प्लास्टिक आदर्श के साथ कर्तन प्रतिबल के साथ वेग प्रवणता में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यानी कर्तन प्रतिबल और वेग प्रवणता दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यह आदर्श तरल हो गया, प्लास्टिक तरल। अन्यूटनीय अन्यूटनीय तरल जो होता है वह क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। जो वेग प्रवणता है वह कर्तन प्रतिबल के क्या अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखिए यहाँ से बढ़ रहा है, कर्तन के साथ ये भी वेग प्रवणता लगातार बढ़ रहा है और यहाँ के बाद घटने लगा। ठीक, तो यह क्या है, इसके साथ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसके साथ तो वेग प्रवणता के साथ कर्तन प्रतिबल जो है नहीं बढ़ रहा है। ठीक, अब तीसरा आपका है न्यूटोनियन तरल। तो इसका जो ग्राफ है वह क्या है, देखिए कर्तन प्रतिबल और वेग प्रवणता दोनों के साथ क्या है, न्यूटोनियन तरल बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे वेग प्रवणता बढ़ेगा वैसे वैसे कर्तन प्रतिबल भी क्या होगा, बढ़ेगा। जिससे मान लीजिए तरल क्या होता है, सतह के रूप में ऐसे होता है। ठीक, एक सतह के ऊपर दूसरा सतह, इसी के नीचे ठीक आपका दूसरा वाला सतह पाएगा। ठीक है, यानी कि एक सतह ऐसे बहा और एक वाला सतह, एक मिनट, एक सतह आपका ऐसे बहा तो दूसरा वाला आपका सतह ऐसे बहा तो तीसरा वाला सतह आपका कैसे बहा, ऐसे बहा। ठीक, यानी कि क्या होते हैं, कई सारे लेयर में आपका क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, तो यानी कि जो इन दो सतहों के बीच में जो भी लगा होगा वो क्या बोलते हैं, कई सारे क्यों आकर्षण बल लगे होंगे। ठीक, एक दूसरे सरफेस के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगा होगा। ठीक, तो जब फ्लो करेगा तो द्रव क्या होता है, परतों के रूप में फ्लो करता है। ठीक है, तो जब परतों के रूप में फ्लो करेगा तो एक दूसरे पर फिसलेगा द्रव, और जब फिसलेगा तो क्या होगा, वह न्यूटोनियन तरल होगा। ठीक है, तो न्यूटोनियन तरल में बस इतना ही आप समझिए, मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा सेकंड चैप्टर में कि क्या होते हैं। ठीक, ये सब कैसे कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब आदर्श तरल भी आपको अगले ही चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, कि आदर्श तरल क्या होता है। तो आदर्श तरल देखिए, आदर्श तरल वे तरल होते हैं जिसमें क्या होता है कि थोड़ा भी श्यानता नहीं होता है। कहने का मतलब कि श्यानता लगभग जीरो के बराबर होता है। जैसे वायु ले लीजिए, हवा, हवा में क्या है, थोड़ा सा भी फ्रैक्शन नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन है ना, फ्रैक्शन है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि फ्लूइड में है, यानी कि जितना कि तरल में है उतना फ्रैक्शन हवा में नहीं है। ठीक, तो उसमें क्या, कुल मिलाकर कहने का मतलब कि अभी भी ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी तरल नहीं है जो आदर्श तरल कहा जाए। लेकिन मान लेते हैं कि वायु क्या है, आदर्श तरल है। ठीक है, तो आदर्श तरल में क्या होगा कि आपका वेग प्रवणता जो है वह केवल वेग प्रवणता रहेगा, बाकी कर्तन प्रतिबल उसमें क्या मान लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है। ठीक, क्योंकि कर्तन प्रतिबल उसमें क्या होगा, लगेगा ही नहीं। जब उसमें कोई सतह ही नहीं बन रहा है तो उसमें कर्तन प्रतिबल कहाँ से लगेगा। ठीक, तो आपके चैप्टर में आज इतना ही था। और इसका पीडीएफ अगर जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाइए डाउनलोड कर लीजिए और आराम से रिवाइज करते रहिए। और इसे नोट्स बनाने का कोई मतलब झमेला मत करिए। ठीक है, इसको जाइएगा कैफ़े वाले से निकलवा लीजिएगा इसका पीडीएफ और अपने नोट्स में रख लीजिएगा, क्योंकि समय नुकसान होता है। ठीक है, नुकसान का मतलब बर्बाद, अगर जो आप इसे नोट करते हैं तो आपकी समय की बर्बादी होगी। इससे अच्छा है कि आप जाएं कैफ़े वाले को, 2-4 रुपये जो भी लगे, पर पेज 1.5 रुपये या 2 रुपये लगता है अभी भी। ठीक है, तो आप कैफ़े वाले से जाकर निकलवा लें। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर देना। ठीक, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना ताकि मैं आगे का वीडियो भी जल्दी जल्दी बनाऊं। ठीक है, और चैनल आपको देख भी रहा होगा कि नया है तो सपोर्ट भी कर देना। ठीक, लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।